Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome back to my channel Mathsville and this is सुरभि। अभी तक हम जिस टॉपिक में बात कर रहे थे हमारा चैप्टर था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की प्रकृति। तो इसमें हमने कई सारे सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि थिंकिंग और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, या आपका आ जाता है आपका एम्स ऑफ टीचिंग कह लीजिए, पियाजे के अकॉर्डिंग मैथ्स का कंसेप्ट। इन सब चीज़ों में हम बात कर चुके थे। अब हम आज अपने इस चैप्टर की अंतिम क्लास में है। ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। इसमें अब छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, और वो कौन से टॉपिक्स हैं पहले आप ओवरव्यू ले लीजिए। पहला तो है रीग्रुपिंग, यानी कि पुनः वर्गीकरण। दूसरा है कॉम्पनसेटिंग, कॉम्पनसेटिंग यानी कि क्षतिपूर्ति। समझ लीजिए, इसको आगे अच्छे से समझा दूंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहां तक कि इतने इजी है कि आप इन सबसे ऑलरेडी वाकिफ हैं, सिर्फ आपको इनके नाम नहीं पता है, वो आप आज नाम जान लेंगे। और टाइप्स ऑफ नॉलेज है इसमें, ज्ञान के प्रकार, और इसमें 3 तरीके के ज्ञान के प्रकार है। पहला है आपका डेक्लेरेटिव, फिर है प्रोसीजरल, और उसके बाद है आपका कंसेप्चुअल। हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, जब हम इस टॉपिक में आएंगे तो इसका हिंदी नेम भी मैं आपको बता दूंगी। ज्ञान के प्रकार डेक्लेरेटिव यानी कि तथ्यात्मक, प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक, और ये संकल्पनात्मक। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं रीग्रुपिंग यानी कि आपका पुनर्वर्गीकरण से। इस वाले टॉपिक से ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो वाकिफ ना हो। सबसे आसान टॉपिक है आपका ये रीग्रुपिंग। आप एक बात बताइए, आपने जब आप जोड़ते हैं या घटाते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब आप वंस प्लेस पे जब एडिशन करते हैं, जब आप प्लस करते हैं, तब अगर वंस प्लेस पे इकाई अंक पे अगर 9 से बड़ा डिजिट आता है तो आप क्या करते हैं? आप दहाई अंक वाली 10th डिजिट वाले नंबर पे उसको कैरी दे देते हैं ना, वही कहते हैं हम पुनर्वर्गीकरण। और जब हम माइनस करते हैं, तब ऊपर अगर बड़ा नंबर हो, सॉरी छोटा नंबर हो, और नीचे बड़ा नंबर हो, तब आप क्या करते हैं? तब आप इस दहाई अंक वाली जगह से, दहाई अंक या 10th प्लेस वाले जो नंबर होता है उससे आप एक बोरो लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, तो यही होता है रीग्रुपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूं 23 और 18, अगर मैं इसको प्लस करती हूं, ऐड करती हूं, जमा करती हूं, तो क्या होगा? यहां पे 11 आएगा, 11 आएगा। तो क्या करते हैं, यहां पे मैंने 1 लिखा और मैंने इसको कैरी दे दिया। तो कैरी देने का क्या मतलब है? ये वाला जो कैरी दिया मैंने, ये क्या है? ये पुनः वर्गीकरण ही तो है। मैंने यहां से इसके ग्रुप में भेज दिया इसको, इसलिए इसकी रीग्रुपिंग कर दी। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। इसे 12 नहीं कहेंगे, इसे कैरी कहेंगे। तो ये यहां पर ऐड होगा जाके। आया समझ में? और इसके अलावा अगर हम इसका उल्टा करते हैं, यानी कि अब अगर हम इसे 23 में से 18 को घटाते हैं तो कैसे करेंगे? जब आप 8 को 3 में से नहीं घटा सकते, तो आपको यहाँ पे 8 से बड़ा नंबर लाना होगा। तब आप यहां से इससे एक नंबर बोरो करते हैं, इससे एक नंबर उधार लेते हैं और यहां पे एक नंबर को ले आते हैं। और जो ये वाली प्रक्रिया है, इसे भी हम रीग्रुपिंग कहते हैं, कि हमने यहां से लेकर इसको नंबर दे दिया, और यही है पुनर्वर्गीकरण। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में। कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे 2-4 ऐसे रीग्रुपिंग, कॉम्पनसेटिंग, इन सब चीजों के ऊपर 2-4 आपकी वो रख लेंगे, और फिर क्या कहेंगे कि एक बच्चा है, उसने 23 में 18 जो है घटाए या जो जमा किए, और फिर उसमें जो दहाई अंक पे उसने एक डिजिट या तो कैरी दे दिया या उससे बोरो ले लिया। तो अब आप बताओ इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉम्पनसेटिंग, रीग्रुपिंग, और क्या क्या 2-4 चीजें और लिख देंगे आपके उसमें। फिर आपको उसको बताना होगा कि उससे हम क्या कहेंगे। तब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ऐसा मत समझना कि इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसको क्या याद करें। सिंपल चीजें लिख लो अपने नोट्स में, रीग्रुपिंग या पुनर्वर्गीकरण। इसके आगे सिंपल एक लाइन लिख लो कि जब हम ऐड करते हैं या घटाते हैं तो जो कैरी और बोरो लेते हैं,
टेंस प्लेस से, वही आपका पुनर्वर्गीकरण है। ओके, अब आ जाते हैं कॉम्पनसेटिंग। फर्स्ट खत्म हो गया। मैंने कहा था छोटे छोटे टॉपिक है, सिर्फ ध्यान से समझ लेना, इजी है, बहुत इजी है ये टॉपिक्स। इसके बाद बात करेंगे हम कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेटिंग का क्या मतलब है, यानी कि क्षतिपूर्ति या क्षतिपूरण, प्रतिकारी, क्षतिपूरण, इसका क्या मतलब है कॉम्पनसेटिंग। ये ना सिर्फ आपका मेंटल मैथ्स है, ये आपका मेंटल मैथ्स है, यानी कि मानसिक गणित रणनीति है। इसको आप अगर लिखना चाहे तो क्या है ये, मेंटल मैथ्स स्ट्रैटेजी, यानी कि मानसिक गणित रणनीति। अब ये क्या है, क्या है ये आपका मानसिक गणित रणनीति, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। यार देखो, अगर मैं आपसे कहती हूं, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा 7 + 8 कीजिए, तो एक बच्चा है जिसको शायद याद हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 7 भी क्या प्लस कर दे कि वो 10 बन जाए, तो 7 + 3 + 5 कर दिया। ये 8 को मैंने 3 + 5 में तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 बनाया और फिर हमें पता है अगर उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो उस जगह पे आ जाएगा और इस तरीके से हमें 15 आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी क्षतिपूर्ति तो है कि आपने पहले यहां तोड़ा, 8 को इस तरीके से तोड़ा कि इधर जो यहां से कम किया वो यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, ऐसे ही जैसे कि अगर मैंने कहा 27 + 35, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, चलिए और अच्छा नंबर ले लेते हैं 33, इसको कैसे ऐड करोगे, सिंपल है। आपने क्या किया, आपने 27 में 30 और 3 ऐड किया, 30 और 3 ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 30 ऐड करना आसान था, 30 ऐड किया 57 हो गया, प्लस 3 ऐड किया तो 60 हो गया। ऐसा हम लोग अक्सर दिमाग में करते हैं। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधा यहाँ पे 60 लिखते हो, लेकिन ये चीजें क्या करते हो, ये आप जल्दी जल्दी अपने दिमाग में करते हो कि 33 ऐड करना है, पहले सीधा 30 ऐड कर दो, फिर जो बचेगा वो ऐड कर दो। तो ये जो क्षति हमने यहाँ पहुंचाई, जो हमने यहाँ पे कम किया, वो बाद में हमने ऐड कर दिया, तो इसी वजह से इसे क्षतिपूरण कहा गया है। और ये मेंटल मैथ स्ट्रैटेजी है, ये आप अपने दिमाग में करते हो, ये आप अपने दिमाग में करते हो। आया समझ में? गुड, बस इतना ही था इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। कभी कभी आप इसका ऐसे, इसमें सिर्फ घटाने नहीं, कभी कभी जैसे आप इसमें सिर्फ जोड़ना ही नहीं, घटाने का काम भी करते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 43 + 19 करिए, तो आप क्या करते हो, आप 43 + 20 कर देते हो सीधा, और आपका आंसर आता है 63। लेकिन आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसे आप यहां से घटा देते हो, तो ये कंपनसेटिंग ही तो हुआ, तो आंसर आपका आ गया 62, और यही आपका आंसर है। ये सब चीजें आप दिमाग में करते हो, लेकिन पेपर पे नहीं करते हो, और इसी वजह से इसे मेंटल मैथ स्ट्रैटेजी कहा गया है। तो कॉम्पनसेटिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आई गेस 2015 में आया है या 19 में आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है कि एक बच्चा है, उससे आपने 23 और 14 ऐड करने को कहा, उसने 23 + 15 करके -1 कर दिया। तो आप इस वाले कंसेप्ट को, ये जो इस बच्चे ने किया, इसको आप क्या कहेंगे, रीग्रुपिंग कहेंगे, कॉम्पनसेटिंग कहेंगे, और उन्होंने 2-3 और दे दिए, या दोनों, या कोई भी नहीं, ऐसे ऑप्शंस दे दिए। ये जब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब हम उसमें चेक करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, आ गया ये समझ में। कॉम्पनसेटिंग क्या था, सिंपल मेंटल मैथ स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप नंबर्स को तोड़कर जमा करते हैं या घटाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है जो हम करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसको ध्यान से समझना, ये अच्छा टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के बन जाते हैं पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, ठीक है। तो
तो इसमें क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कितने तरीके के ज्ञान होते हैं, मैंने आपसे कहा था टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज ये 3 तरीके की है। पहला डेक्लेरेटिव, ये CL है, डेक्लेरेटिव यानी कि तथ्यात्मक। दूसरा है आपका प्रोसीजरल, यानी कि प्रक्रियात्मक। और तीसरा है आपका कंसेप्चुअल, और इसको हम कहेंगे संकल्पनात्मक। इन तीनों में डिफरेंस हमें काउंट करना है, हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। और वो कैसे होता है, डेक्लेरेटिव। सबसे पहले तो ये इसके बारे में जानते हैं, ये डेक्लेरेटिव क्या है। जो भी आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो भी आपके नॉर्मल जो आपके क्लासेस में आज तक चलते आ रहे हैं, जैसे कि ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, या टीचर जो सिंपल खड़े होकर आपको बता देता है, डिक्लेयर कर देता है एक तरीके से, कि आपको कह दिया कि आप ये नोट्स तैयार कर लो, या क्लास में आज जो कुछ भी है उसकी रिपोर्ट तैयार कर लो। ये एक तरीके की डेक्लेरेटिव नॉलेज है। ट्रेडिशनल मेथड्स यूजुअली आ जाते हैं इसमें, सिंपल नाम तैयार करना, जैसे कि आपने नाम याद कर लिया, कोई संगीत याद कर लिया, कोई कविता याद कर ली, कोई प्रश्न उत्तर याद कर लिए, उसे हम कह देते हैं डेक्लेरेटिव नॉलेज। जब हम क्लास में, जब हम अपनी कक्षा में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं कि व्हाट यानी कि क्या, व्हेन यानी कि कब, ठीक है, और ऐसे ही वेयर यानी कि कहां, आदि। तो जब हम इन तरीके के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं क्लास में, तो इसी को हम कह देते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, कि बस डिक्लेयर हो गया एक तरीके से, तथ्य आपको बता दिया और आपने जान लिया। मैं अगर आपसे कहूं कि सूरज ईस्ट से उगता है, पूर्व दिशा में उगता है, तो क्या ये आप इसके बारे में मैंने आपको कह दिया और आपने मान लिया, ये एक तरीके की डेक्लेरेशन है, ये मैंने आपको बता दिया और आपने मानना पड़ेगा। इस तरीके की बात हो जाती है ये कुछ क्लास में। जैसे कि क्लास में जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, हम उसी के बारे में बात करते हैं, और वही होता है तथ्यात्मक ज्ञान। ठीक है, आसान था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोसीजरल, यानी कि प्रक्रियात्मक, जिसपे आप प्रक्रिया दे पाते हैं, ऐसा ज्ञान। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसपे आप प्रक्रिया दे पाए, प्रोसीजरल, उसका प्रोसीजर फॉलो कर पाए। प्रोसीजरल ज्ञान क्या होता है, इसमें बेसिकली आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एबिलिटी, कार्य क्षमता, एबिलिटी, इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं। नालायकों, इसका मतलब ये मत समझना कि कुछ भी, इसका मतलब ज्ञान से बात हो रही है। और ज्ञान का क्या मतलब है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैंने डिक्लेयर किया कुछ भी, सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आप जब ऐड करते हैं, या मैंने आपसे मैथ्स का क्वेश्चन ही क्यों, आपके रियल लाइफ में भी कुछ भी, अगर सपोज कीजिए एक सिंपल क्वेश्चन, इसके इन तीनों का एक ऐसे एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले प्रक्रियात्मक के बारे में ऐसी चीजें जानते हैं कि जो आप कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज में एक प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा मैथ्स में कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और इसकी साइड एस है, तो आपको पता है कि स्क्वायर के पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो आपने कहा मैम इसका जो पेरीमीटर है वो 4s है, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको ये पता है आप ये ऐसा निकाल सकते हैं। और चीजों में देखिए, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, कुक करना, या कोई भी काम जिसका एक प्रोसीजर फॉलो होता है। गाड़ी चलाने में प्रोसीजर फॉलो होता है, आप पहले चाबी घुमा के इग्निशन देते हैं, फिर आप क्लच दबाकर गियर में डालते हैं, उसके बाद आप रेस देते हैं, क्लच छोड़ते हैं, रेस देते हैं। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिना चाबी घुमाए आप दिए जाए अपना रेस, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं।
एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा और उसी को हम कहेंगे कि आपका ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है, जिसमें आप कुछ करके दिखा सकते हैं जो आप कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, सॉल्व आप कर पा रहे हैं तो ये आपका प्रोसीजरल नॉलेज है। ठीक है, आप कोई गाड़ी ड्राइव करना, कुक करना, आप एक बात बताओ, आप पहले कढ़ाई में पहले नमक मिर्च डाल के भून दो, वो तो नहीं हो पाएगा ना। आप उसमें पहले तेल डाल के सब्जियों को डालोगे, उसके बाद उसमें नमक मिर्च मसाले डालोगे, तो एक प्रोसीजर फॉलो होगा ना। तो यही है आपका प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल नॉलेज। ओके, अब आ जाते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद हम मैथ्स के पेडागोजी में आएंगे कि ये दोनों प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। प्रोसीजरल नॉलेज वो होती है, कंसेप्चुअल नॉलेज, संकल्पनात्मक ज्ञान वो होता है जो आपको किसी कंसेप्ट पे पकड़ बना दे ताकि आप सिर्फ एक ही काम ना कर पाए। जैसे मैंने आपसे प्रोसीजरल में कहा कि आपको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन अगर आपको उसके कंसेप्ट की नॉलेज है कि हाँ आपको रोड सेंस है, आपको पता है कि गाड़ी जब आप चला रहे हैं, अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो आपको कितने स्पेस रख के मोड़नी है, या आपको कितनी जगह से काट सकते हैं आप, या अगर आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान है, इन कंसेप्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो अगर मैं आपको गाड़ी की जगह आपको ट्रक में बिठा दूं या ट्रैक्टर में बिठा दूं तो भी आप ध्यान से चलाने की कोशिश कर पाएंगे या चला भी पाएंगे बहुत अच्छे से। तो यही है कंसेप्चुअल नॉलेज। मतलब एक होता है प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल में जो फर्क कहाँ आता है कि कंसेप्चुअल में आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मैं अगर आपसे कहूँ गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और हाँ ठीक है आपने सुन लिया, लेकिन कंसेप्चुअल में आपको रटना नहीं है, आपकी सेंस डेवलप हो चुकी है, आप उस कंसेप्ट पे इतनी अच्छी पकड़ बना चुके हैं कि अब आपके आगे कुछ और चीज भी रख दी जाए तो आप वैसा भी कर लेंगे। मैथ्स में कैसे होता है, मैंने आपको डिक्लेयर किया कि जैसे कि एग्जाम्पल लिया था अभी हमने स्क्वायर का पेरीमीटर, तो मैंने आपको डिक्लेयर किया कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड्स। आपने प्रोसीजरल के तौर पे मैंने आपको कहा 10, तो आपने मुझे सीधा 4 इंटू 10 करके दिखा दिया और आपका आंसर आ गया। लेकिन कंसेप्चुअल में क्या होता है, कंसेप्चुअल में अगर आपके कंसेप्ट की पकड़ है पेरीमीटर पे, अगर आपको पता है पेरीमीटर का क्या मतलब है, और फिर अगर मैंने आपको कुछ ऐसी फिगर बना के दे दी और कहा ये 10, ये 5, ये 6, यही 12 है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा इसका पेरीमीटर निकालो, तो आप अलग अलग तरीकों से भी निकाल सकते हो। पेरीमीटर निकालने के और भी तरीके हैं, आप इसमें अलग अलग तरीकों से भी निकाल सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सीधा इसको ऐड कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो वही किया, 4 बार 10 को ऐड किया है। तो अगर आपकी पेरीमीटर के कंसेप्ट पे अगर आपकी पकड़ स्ट्रांग है, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो आप पेरीमीटर किसी और चीज का भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी हो तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कंसेप्चुअल नॉलेज, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल में फर्क समझ में आया? मैंने इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया क्लास में, आपको आ गया समझ में। प्रोसीजरल में आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्ट और आपने आंसर निकाला। कंसेप्चुअल में आपने किसका फॉर्मूला था, पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर के कंसेप्ट पे आपने अपनी पकड़ मजबूत की, समझा उसको, और अब अगर मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ दे दिया तो भी आप उसका पेरीमीटर इजीली निकाल पा रहे हैं। और यही है तीनों में फर्क। आया समझ में? मैंने आपसे कहा था काफी आसान टॉपिक्स हैं, इतने आसान टॉपिक्स हैं कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब कर रहे हैं, लेकिन बस आप जोड़ ही नहीं पा रहे थे या आपको नाम नहीं पता थे, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। इतना समझ में आ गया? अब ये प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल के ना कुछ डिफरेंसेस है, आप उसे याद कर लीजिए या उसे एक जगह पे अपने नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ना बहुत स्लाइट डिफरेंस में क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी जैसे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, आपसे कहा कि एक बच्चा है उसको उसकी क्लास में टीचर ने कुछ फॉर्मूला बता दिया या कोई भी कंसेप्ट बता दिया या समझा दिया, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, तो उसके पास कौन सा ज्ञान है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है, दोनों है, या कंसेप्चुअल नॉलेज है? अब आपको ध्यान लगाना है कि उसके पास दोनों है या सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज है या सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज है। तो अब वो कैसे बताएंगे? उसको टीचर ने बता दिया तो उसके पास डिक्लेरेटिव नॉलेज आ गई, वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है तो उसके पास प्रोसीजरल नॉलेज भी है। समझ में आया? तो आप ये दोनों कह सकते हैं। कंसेप्चुअल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप उसे नहीं मानेंगे। ओके, तो आपके पास आंसर आपका हो जाएगा डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल,
यानी कि तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों नॉलेज है उस बच्चे के पास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इनके प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल के बारे में थोड़ा सा और जान लो, अपने नोट्स में लिख लीजिए। प्रक्रियात्मक, और इधर आ जाएगा आपका कॉन्सेप्चुअल, यानी कि संकल्पनात्मक। इसमें क्या कह रहे हैं ये एक तरीके के सीक्वेंस ऑफ एक्शन, सीक्वेंस ऑफ एक्शन को पोज करता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन यानी कि एक तरह की समस्या समाधान के क्रम को, किसी एक क्रम को दर्शाता है, क्रम को दर्शाता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम बेसिकली मैथ्स की होगी यहाँ पे हम जो बात करेंगे, वरना तो आप ऐसे भी मान सकते हो कोई भी आप काम करते हो उसके क्रम को समझाता है, और उसी को हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। दूसरा हो गया कि ये आपके एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यानी कि आपके आंतरिक सिद्धांत और स्पष्ट सिद्धांतों को ये सिद्धांतिक उसमें काम करता है, सिद्धांतिक समझ विकसित करता है। इसे हम कहेंगे सिद्धांतिक समझ, सैद्धांतिक, सिद्धांत को समझ, सिद्धांत की समझ विकसित करता है। सिद्धांत की समझ को विकसित करता है, तो इसे हम कहेंगे सिद्धांत की समझ। यानी कि वही वाली बात कि अगर आपके पास अगर सिद्धांत की समझ है तो आप प्रोसीजर्स को अपने आप फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके का टूल बॉक्स की तरह काम करता है कि आपके पास सारा सामान है। टूल बॉक्स ऐसे ही होता है ना, अगर आपको टायर बदलना है तो आपके पास एक टूल बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर से आप पाना निकालेंगे, पेच खोलेंगे, फिर टायर बाहर निकालेंगे, इस तरीके का कुछ होता है। तो ये एक तरीके का टूल बॉक्स का काम करता है कि आपके पास नॉलेज है कि हाँ आपको फॉर्मूला पता है, आपको ये पता है कि क्या क्या उसके अंदर किस जगह पे क्या फिट होता है। अगर साइड की बात हो रही है तो कौन सी साइड की बात हो रही है, अगर लेंथ की बात हो रही है तो लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो इस तरीके की बातें आपको प्रोसीजरल में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो है कॉन्सेप्चुअल जो है, ये आपका नए आइडियाज को जोड़ता है, मतलब नए आइडियाज की समझ विकसित करता है, आपके नए तरीके के विचारों को जोड़ता है। मतलब अगर मैंने आपसे ये कहा कि जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है 2 × L + B, तो ये आपको फॉर्मूला याद है। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल में आते हो तो आपको पता है कि L, L, B, B और पेरीमीटर क्या है, इन सबको ऐड करते हैं तो L + L + B + B, यानी कि 2 बार L और 2 बार B, यानी कि 2L + B। ये ऐसे आ रहा है फॉर्मूला। तो अपने आपको ये समझ है ना, इस वजह से आप ये कर पा रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आपको याद करना पड़ता है, इसमें आपको प्रोसीजरल नॉलेज में आपको ये प्रोसीजर याद करना पड़ता है, प्रोसीजरल नॉलेज में आपको मेमोराइज करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ समझ विकसित करनी होती है, समझ विकसित करनी होती है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ विकसित कंसेप्ट के बारे में यही तो बात होती है। टीचर्स क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने भी कई जगहों पे ऐसा देखा होगा कि आपके क्लासेस में जब आपकी क्लास चल रही होती है और टीचर आपको कहते हैं बेटा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर ये 10 बारी समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा तो बेटा इसे याद करके जाना पेपर में। अब याद करने का क्या मतलब है, रट के जाना। रटने का क्या मतलब है कि जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही टेप देना, यही करते हो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट तैयार है ना, तो अगर उसका आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा इधर उधर चलता हुआ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे। लेकिन जिसने रट रखा है वो वैसे ही रट के सीधा सीधा वैसे ही टेप देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और यही फर्क है विकसित मतलब कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल में। ओके, और इसमें लास्ट क्या है कि आपको ये पता है कि ये काम कैसे होगा, हाउ टू डू अ वर्क, एक काम को कैसे होगा।
ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ पे आपको पता है वाई। वाई मतलब हम इस काम को क्यों जान रहे हैं, हम इस कंसेप्ट को जान ही क्यों रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है ना, पेरीमीटर को हम जान ही क्यों रहे हैं। आ गया समझ में? यही था आपका कंसेप्चुअल और प्रोसीजरल के बारे में डिफरेंस। सिंपल टॉपिक्स थे आज के, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये सब चीजें आप लोग अपनी लाइफ में देख रहे हैं, अब तक आप कर रहे थे, सिर्फ आपको समझना था कि आज की क्लास पे था क्या। तो आज आपका ये चैप्टर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति, खत्म हो गया है। अब हम मंडे से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो जुड़े रहिए अपने आगे के सिलेबस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।